गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कल हमने किया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर उनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, उनके गुणधर्म आपने पढ़े हैं, तो उस पर एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई आवेशित कण है, धनावेशित कण या ऋणावेशित कण, क्या वो विद्युत बल रेखा के पथ के अनुदिश गति करता है या क्या उस पथ के ऊपर गति करता है? आप ध्यान से सोचो तो ये प्लस चार्ज है, इस पे रेखाएं ऐसी थी, विद्युत बल रेखाएं ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो जब कोई चार्ज यहाँ पे छोड़ा जाए तो क्या वो इस विद्युत बल रेखा के अनुदिश इस प्रकार से गति करेगा, यानी यहाँ आवेश छोड़ दे तो क्या वो ऐसे चलेगा, या जो प्लस माइनस था क्या वो ऐसे चलेगा? ठीक, तो हम ये देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये चेक करने के लिए पहले आप ये देखो, मान लो कोई बाइक वाला इस ओर गति करता हुआ जा रहा है, मतलब इधर गति कर रहा है, कोई वेलोसिटी है उसकी, और कोई दूसरा बाइक सवार जो इधर से आता है और इसे यहां टक्कर मारता है। तो ये वाला बाइक सवार क्या इस टक्कर मारने वाले की दिशा में गति करेगा या कुछ और दिशा हो, मतलब इधर इधर या इधर? तो जब ये गति करता हुआ आ रहा है, ये भी गति करता हुआ जा रहा है, तो टक्कर के बाद ये वाला बाइक सवार इसके अनुदिश गति ना करके किसी दूसरी दिशा में गति करेगा। अब यहां सोचने वाली बात ये है कि हम फोर्स इधर लगा रहे थे, इस ओर फोर्स तो इधर लगा रहे थे, लेकिन वो इस ओर गति नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी पहले से ही वेलोसिटी है। हाँ, अगर वो स्थिर खड़ा रहता तब तो वो इस दिशा में चला जाता। अगर ये स्थिर रहता, बाइक सवार यहाँ पर खड़ी हुई है, फिर ये टक्कर मारता तो इसके अनुदिश चलता है ना। तो हमारे पास चीज ये है कि हम फोर्स लगाते हैं, उधर तभी गति करेगा जब वो या तो रेस्ट कंडीशन में हो, पहले से ही रेस्ट हो, स्थिर अवस्था के अंदर हो, या फिर वो उसी के अनुदिश गति कर रहा हो जिस पथ के अनुदिश बल लगने वाला है। मान लो ये पहले से इधर चल रहा था, ऐसे जो पहला बाइक सवार उधर चल रहा था, दूसरा इधर से आया इसी डायरेक्शन में और टक्कर मारी, तो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। जो टक्कर मार रहा है उस वाली डायरेक्शन में ही जाएगा। तो दो कंडीशन है, जब दो कंडीशन फुलफिल हो कि या तो वो स्थिर अवस्था में हो या फिर उसी दिशा के अनुदिश गति कर रहा हो जिस दिशा में बल लग रहा है, तभी वो उसके अनुदिश गति कर पाएगा, नहीं तो गति कुछ और होगी। ठीक ऐसा ही बल रेखाओं के लिए भी है। तो मान लो ये प्लस और माइनस, ये बल रेखाएं खींची आपने, तो कोई भी पार्टिकल हम छोड़े तो वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा, प्लस है तो, माइनस है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत करेगा। अब देखो, मान लो यहाँ आपने चार्ज छोड़ा है, प्लस चार्ज, इसकी गति किधर होगी? इस ओर। इस पे फोर्स किधर होगा? इस ओर, क्योंकि बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा की दिशा क्या व्यक्त करती है? ई सदिश को। और उस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? F बराबर QE, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में E है, तो फोर्स इधर लगा। तो ये इस पथ के अनुदिश तभी गति करेगा जब ये या तो पहले से इसी दिशा में गतिशील हो या फिर ये रेस्ट कंडीशन से शुरू हुआ हो। विराम अवस्था से अगर ये गति शुरुआत करता है, या तो तब इस पथ के अनुदिश गति करेगा, या फिर उसी की दिशा में, या हम कहें इस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही इसकी पहले से गति हो, तभी ये इसके अनुदिश गति कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए कोई भी आवेश अगर वो रेस्ट कंडीशन में नहीं है और वो उस विद्युत बल रेखा के दिशा के अनुदिश गति नहीं कर रहा, तो वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र बल रेखा के अनुदिश नहीं गति करेगा, उस पथ पे नहीं चलेगा, किसी और पथ पे चलेगा। पहला क्वेश्चन था।
दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आई है तो दूसरा क्वेश्चन समझ आएगा। अगर ये मान लो ए, बी और सी तीन कण है और ये आवेशित हैं, इसकी बल रेखाएं ऐसे है कुछ, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन से पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, कौन से कण पॉजिटिव चार्ज है जिनसे बल रेखाएं बाहर निकल रही है, ए से बाहर निकल रही है, ए पॉजिटिव, बी पे अंदर प्रवेश कर रही है तो बी नेगेटिव, सी से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो सी भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव होगा और सी पॉजिटिव होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस आवेश का परिणाम सबसे ज्यादा होगा, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, ए का, बी का या सी का। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा बाहर निकलेगी। तो किससे ज्यादा बाहर निकल रही है, ए, बी या सी? सी से ज्यादा रेखाएं बाहर निकल रही है। इस पे देखो 6, 7 और 10, 13, 14 रेखाएं हैं, 14 बल रेखाएं। इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही रेखाएं निकाल रखी। तो इस पे कितनी है, 7 है। तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका ज्यादा है सी का, क्योंकि इस पे बल रेखाएं ज्यादा है। तीसरा पॉइंट, इसमें उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, क्या बी के पास, सी के पास, ए के पास या बी या सी के मध्य में, कहाँ प्राप्त होगा? देखो उदासीन बिंदु कहाँ मिलता है, जहां दोनों सजातीय आवेश हो, मतलब या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। सजातीय आवेश ए और सी है, दोनों प्लस प्लस है, तो इन दोनों के बीच में कहीं मिलने वाली है। अब छोटा कौन है, क्योंकि मैंने बताया उदासीन बिंदु बड़ा वाला छोटे की ओर धकेल देता है। जो बड़ा है ना, उसका फोर्स या हम कहीं विद्युत क्षेत्र ज्यादा होने के कारण किधर चला जाता है, छोटे की ओर। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट किधर चला जाएगा, किस सकता, ए की ओर। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है उदासीन बिंदु, वो कहाँ मिलेगा, नियर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज पे था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कोई इंफिनिटी सीट है, वो भी कंडक्टर की, ये कंडक्टर की इंफिनिटी सीट है ऐसे, इसके ऊपर कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इस पे विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से होंगी, आपको ये बताना है। क्या ऐसे होगी, या फिर ऐसे होंगे, या फिर ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी। किस प्रकार से हो,
प्रॉपर्टी ये लगानी है कि जो कंडक्टर है, जो चालक है, उस पे बल रेखाएं परपेंडिकुलर प्रवेश करेगी और परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी। तो ये चालक है तो इस पे परपेंडिकुलर या तो प्रवेश करेगी या बाहर निकलेगी। तो क्या ये परपेंडिकुलर है? देखो यहाँ, क्या ये लंबवत प्रवेश कर रही है? नहीं, क्योंकि प्लेट ऐसे है तो लंबवत ऐसे होनी चाहिए, ये तो ऐसे आ रही है। तो ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, या तो इस पे परपेंडिकुलर प्रवेश करनी चाहिए या परपेंडिकुलर बाहर निकलनी चाहिए। प्लस से बाहर निकलती है तो एंड कहाँ करेगी? चालक पर। एंड तो कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये गलत। इस पे आओ, क्या ये परपेंडिकुलर प्रवेश कर रही है? हाँ, सारी की सारी देखो परपेंडिकुलर है, ऐसे घुस रही है। परपेंडिकुलर प्रवेश तो कर रही है, लेकिन कोई प्रवेश कर रही है, कोई बाहर निकल रही है इससे। कोई चालक के अंदर जा रही है, कोई चालक से बाहर है। डायरेक्शन देखो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस की चार्ज के पास बल रेखाएं जा नहीं सकती, इससे बाहर ही निकलती है। इस पे आए तो डायरेक्शन नहीं दिखाई, तो इस पे देखो परपेंडिकुलर प्रवेश कर रही है सभी, और प्लस चार्ज से निकल रही है, इसमें प्रवेश कर रही है। तो ये वाले में कोई त्रुटि नहीं है, ये सही है। ये फिर भी गलत है, परपेंडिकुलर प्रवेश है, लेकिन क्योंकि बल रेखा यहाँ काट रही है, ये बल रेखा, ये बल रेखा, और ऐसे सीधी बल रेखाएं चलेगी भी नहीं, कर्वेचर हो जाएगा, कुछ कर्वेचर लेगी। ठीक, तो ये सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। मान लो ये कोई क्वेश्चन है ऐसा, ये कोई चार्ज है कैपिटल क्यू और ये कोई चार्ज है स्मॉल क्यू। मैग्नीट्यूड बताया केवल, परिणाम ये क्यू है, ये स्मॉल क्यू। मान लो बल रेखाएं ऐसे, बल रेखाएं ऐसे निकल रही है। तो आपको बताना ये है Q is positive, Q is negative, Q is positive, Q is negative। Q is positive, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड कौन सा सही है? तो ध्यान से खोलो, इससे बाहर निकल रही है सभी, तो इस पे अंदर प्रवेश कर रही है, तो Q क्या हो जाएगा? Q तो कैसा है? नेगेटिव है, और छोटा वाला Q कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक, तो देखो Q इज पॉजिटिव, ये दो हो गए, Q इज नेगेटिव, ये भी हो गए। सही बी और सी में से Q इज नेगेटिव, Q इज पॉजिटिव, ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आगे चेक करते हैं कौन परिणाम में ज्यादा होगा। इससे बल रेखाएं कितनी निकल रही है? 1 2 3 4 5। इससे बल रेखाएं इस पे कितनी आ रही है? 1 2 और 3, तो दोनों आगे जा रही है, तो इस पे 3 आ रही है, तो इसका परिणाम छोटा है और स्मॉल क्यू का बड़ा है। कैपिटल क्यू का परिणाम छोटा है और स्मॉल क्यू का बड़ा है। ये फिर से हो, ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये बताना है कि कौन सी विद्युत बल रेखाएं पॉसिबल है, संभव है, कौन सी नहीं है, और यदि नहीं है
तो नीचे कारण लिखना है, क्यों नहीं? तो पहली बल रेखाएं बना लूँ वैसे पॉइंट, दूसरी डायरेक्शन बिल्कुल सही लिखनी है, दूसरी बल रेखाएं ऐसे, तीसरी, चौथी बल रेखाएं, ये चौथी। कौन सी पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, और जो नहीं है उसके सामने कारण लिखना है, क्यों नहीं। क्वेश्चन को पॉज करो और लिखो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो ना बन रहा हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन थे इसका वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो बना नहीं क्योंकि मोबाइल पॉज स्थिति में था। फिर मैंने क्वेश्चन कराए नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वैसा ना हो जाए, गुस्सा आता है। तो कई स्टूडेंटों ने अब पहचाना होगा कि यही है श्रवण विषय। चलो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, कई तो कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, कई बोल रहे हैं सर आप बहुत कमजोर हो गए। अब भाई लॉकडाउन में शादियां हुई नहीं तो क्या होंगे, मोटे होंगे क्या? चलते हैं पहले टॉपिक पर, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव यानी कितने ध्रुव हैं? दो। दो ध्रुव कैसे हो, मतलब एक तो है प्लस क्यू, तो प्लस चार्ज है, और एक कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो पहली कंडीशन दोनों कैसे होनी चाहिए? ऑपोजिट पोलैरिटी के, पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, धनावेशित तो ये ऋणावेशित, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड Q है तो इसका भी कितना होना चाहिए? Q। दोनों परिमाण में बराबर, दोनों का परिमाण बराबर हो, और लेकिन प्रकृति विपरीत हो, उन्हें अल्प दूरी पर रखें। उनके बीच की दूरी हमेशा कितनी लेंगे? 2a। सुविधा के लिए दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी लेते हैं? 2a। मान लो ये मध्य बिंदु है O, ये A है, ये B पॉइंट है, तो इस निकाय को हम क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव, यानी दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखें, बहुत निकट रखें, तो बनने वाला निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है एक्स रेखा, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु से एक्स रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी? निरक्ष रेखा। ये निरक्ष रेखा है और ये एक्स रेखा है। ये है विद्युत द्विध्रुव, यानी इसमें दो ध्रुव है, एक प्लस है एक माइनस है, और चार्ज बराबर है। तो एक बार पूछा गया था कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या है? आदर्श यानी आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो आदर्श हम तब कहेंगे
जब चार्ज तो कैसा हो, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा, चार्ज बहुत ज्यादा हो, तो डिस्टेंस कैसी हो, मिनिमम, बहुत कम डिस्टेंस पे इन्फिनिटी चार्ज रखे हो, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो उसे बोलेंगे एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आइडियल की कंडीशन है, क्यू अनंत होना चाहिए और 2a जो दूरी है दोनों के बीच वो बहुत कम होनी चाहिए। अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है, इसे P से लिखेंगे, P बराबर आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के मध्य दूरी। तो P बराबर होता है Q इंटू 2a। आवेश का परिमाण कितना है, Q, दोनों के बीच दूरी कितनी है, 2a। हाँ, ये सदिश राशि है, तो इसे अगर सदिश में लिखना चाहें ऐसे तो ये लिखेंगे Q टू a सदिश। A को क्या लिखेंगे, सदिश। अगर a सदिश है तो a की डायरेक्शन क्या रखेंगे, डायरेक्शन क्या रखेंगे a की, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर या ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश। विद्युत बल रेखा की अपोजिट है, विद्युत बल रेखा की धनावेश से ऋणावेश, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, ऋणावेश से धनावेश। अच्छा, केमिस्ट्री में आप उल्टा पढ़ोगे, धनावेश से ऋणावेश, लेकिन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। हमारे लिए क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। जैसे मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, तो डायरेक्शन किधर होगी, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ये थी सदिश की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक मूल्य क्या होगा, यहां से Q इंटू 2a, आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के मध्य दूरी, आवेश कूलम इंटू मध्य दूरी मीटर। तो ऐसे लिखेंगे कूलम इंटू मीटर, cm सेंटीमीटर वाला नहीं है, cm मतलब कूलम इंटू मीटर। अच्छा, एक अन्य मात्रक है इसका, वो है d बाई, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक d बाई कितना हो जाएगा, 3.3 10 टू दी पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। ये इनका रिलेशन है। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, बीमा क्या होगा, कूलम की बीमा T1A1 मीटर L1, तो बीमा हो जाएगी M0 L1 T1A1, ये बीमा होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मतलब आगे नहीं, यहाँ आगे चलेंगे। तो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु, तो ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु पढ़ने से पहले हम चलते हैं एक उदासीन परमाणु पर। कोई परमाणु है विलगित उदासीन परमाणु, उदासीन का मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है लेकिन बराबर है, पॉजिटिव जितने हैं उतने ही नेगेटिव है। तो परमाणु ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं,
मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बीच में केंद्र में कौन होगा? धनावेश। अच्छा, धनावेश का केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल सेंटर के अंदर, नाभिक के सेंटर में। अच्छा, इनका केंद्र कहाँ है इलेक्ट्रॉन का? परमाणु जो है वो ऐसे चक्कर लगाते हैं कि इनका केंद्र कहाँ रहे, थोड़ा इधर ले लेते हैं। इनका जो केंद्र है वो कहां पर रहेगा? नाभिक के केंद्र में। अगर विलगित परमाणु में तो धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है। संपाती मतलब एक ही जगह पे होता है, एक ही पॉइंट पर होता है। इनका केंद्र देखें, ये जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनका केंद्र देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर इधर द्रव्यमान केंद्र जानते हो, इसी प्रकार इनका सेंटर, इनका सेंटर कहाँ आएगा? बिल्कुल नाभिक के केंद्र। और जब धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती हो, एक ही बिंदु पर हो, तो वो अणु होता है अध्रुवित अणु। ध्रुवीय अणु होने का मतलब उसमें द्विध्रुव आघूर्ण बनना, अध्रुवीय मतलब द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बन रहा। तो इसमें प्लस और माइनस संपाती होंगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अध्रुवित परमाणु। तो अगर कोई विलगित उदासीन परमाणु है, विलगित, तो वो कैसा होगा? अध्रुवित। अब इसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही क्या होगा? तो मान लो ये प्लस चार्ज है, मान लो इधर विद्युत क्षेत्र ऐसे, आपने विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अच्छा, ऐसी डायरेक्शन है तो इधर तो क्या है? प्लस है विद्युत क्षेत्र में, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, और इधर क्या है? माइनस। देखिए ऐसा ही होता है, तभी तो इधर से इधर होगी डायरेक्शन। अब ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन थे पहले यहाँ घूम रहे थे ऐसे, जब ये यहाँ था तो ये यहाँ होगा, मतलब सेंटर यहाँ आएगा चारों का मिलाएं तो अब इसमें इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, बल लगेगा तो ये प्लस वाला तो माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की ओर, और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से विपरीत ओर चलने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे तो प्लस वाला इधर चला जाएगा। तो धनावेशों का केंद्र इधर किसक गया? मान लो यहाँ है, ये धनावेश का केंद्र यहाँ आ गया, धनावेश थोड़ा इधर चला जाएगा ना, और ऋणावेशों का केंद्र, अगर इनका केंद्र देखें तो वो इधर आ गया, तो इनका केंद्र देखो, इसको मिलाएं तो ऐसे मिला, तो केंद्र लगभग यहाँ पे है। तो ऋणावेशों का केंद्र और धनावेशों का केंद्र ये कुछ विस्थापित हो जाते हैं, दोनों एक ही बिंदु पे संपाती नहीं रहते, विस्थापन आ जाता है कुछ। तो इसी विस्थापन के कारण यहाँ चूंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों के बीच अल्प दूरी है और दोनों पे इक्वल चार्ज है, तो द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। इस पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं रहता, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, और इसे ही क्या बोलेंगे? ध्रुवित परमाणु। अब ये ध्रुवित हो चुका, तो किसी उदासीन परमाणु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो वो क्या बन जाता है? ध्रुवित परमाणु। अब अणु पर आते हैं। ध्रुवीय अणु कौन सा है? ध्रुवीय अणु, वे अणु, ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं? वे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय अणु। जैसे मान लो H2O है, तो H2O इसमें लोड पेयर होने के कारण ये ऐसा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो H पे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, इस पे दो माइनस ऐसे लिख लो। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? माइनस से प्लस, तो ये P1 और इसकी माइनस से प्लस, ये क्या आ जाएगा? P2।
तो इस P1 और P2 का जो सदिश है इनका नेट दोनों को जोड़ दें तो वो जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि P1 बराबर P2 है, दोनों बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। P बराबर ऐसे जोड़े लेंगे P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा, सदिश योग वाला नियम। ठीक, तो इसमें P1 P2 अपोजिट नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, तो H2O क्या होगा, ध्रुवीय अणु। अब आते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु कौन सा होता है, वो अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, वो अणु ध्रुवीय अणु, वो अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, जैसे मान लो CO2 है तो C ऑक्सीजन, ऐसी संरचना होती है। O पे -2, इस पे -2, इस पे +2 इधर, +2 इधर, तो ये वाला प्लस से माइनस और प्लस से माइनस P1 P2। अब चूंकि P1 और P2 दोनों बराबर है, भाई चार्ज +2 -2, इधर भी -2 +2, चार्ज सेम है, दूरी भी सेम है, तो ये P1 P2 बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है ना, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ थीटा की जगह 180 रखो, ठीक है, तो आपको मिलेगा P1 - P2 और दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, 0। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो उसे क्या कहेंगे, अध्रुवित